प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग के अंतर्गत निर्धारित तिङन्त प्रकरण से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः परीक्षा में तिङन्त प्रकरण में से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम, सूत्र की सउदाहरण व्याख्या कीजिए, जिसमें आपको सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना है, शब्दशः भी और पूरा भी, और फिर उससे संबंधित जो रूप आपने सिद्ध किया था वो उदाहरण के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करना है। और द्वितीय, पदों की सूत्र उल्लेख पूर्वक सिद्धि कीजिए। आपको पद दिया जाएगा, उसकी सिद्धि करनी है आपको, उसमें जो जो सूत्र आए हैं वो सारे सूत्र उसके सामने लिखने पड़ेंगे। इन दोनों ही प्रकारों से हम अपना अध्ययन करेंगे। आज हम सूत्र की व्याख्या, कतिपय सूत्रों की व्याख्या से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथम सूत्र है आपका वर्तमाने लट। ये सूत्र क्या कहता है? वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार होता है। वर्तमाने, वर्तमान काल में, लट लकार होता है। तो किससे होता है? धातु से परे होता है। वर्तमान काल की विवक्षा में यदि वर्तमान काल अर्थ अभिप्रेत हो तो धातु से परे आप लट लकार लाइए। द्वितीय सूत्र है आपका तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ताताम झ थास आथाम ध्वम इठ वहिड़ महिड़। ये सूत्र क्या कहता है? ये पूरे 18 प्रत्यय हैं आपके। तिप तस जी प्रथम पुरुष हो गया आपका परस्मै पद का, सिप थस थ मध्यम पुरुष हो गया, मिप वस मस ये उत्तम पुरुष हो गया। फिर परस्मै पद के प्रत्यय हो गए आपके त आताम झ थास आथाम ध्वम, और उत्तम पुरुष में इट वहिड़ महिड़। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है आपका? लकार के स्थान पर तिप तस जी क्रम से, तिप तस जी मिप सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इठ वहिड़ और महिड़, ये 18 आदेश होते हैं। जैसे आपने क्या पहले भू धातु भवती रूप बनाना है, मान लीजिए आपको वो आपको पता है वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आप क्या करेंगे? भू धातु से परे पहले तो वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार लाएंगे। फिर लट लकार में जो लट लाए हैं आप, उसमें से ल हलंत शेष रहेगा, बाकी का अनुबंध लोप कर देंगे, ऐत संज्ञा कर देंगे हम लोग। तो ल के स्थान पर ये सारे आदेश प्राप्त होते हैं। अब कौन सा करेंगे हम, ये आगे सूत्र बताएंगे आपको। तो तीसरा सूत्र है इसमें अब आपका, ये सारे सूत्र एक भू धातु का लट लकार भी बनाएंगे तो सारे सूत्र लगेंगे। इन सब का जो उदाहरण है वो एक साथ अंत में आएगा अभी आपके। ये सूत्रों की व्याख्या चल रही है अपनी। लह परस्मै पदम, ये सूत्र क्या कहता है? लह लकार के स्थान पर, ल हलंत का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है लह, लकार के स्थान पर परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि 18 प्रत्यय परस्मै पद संज्ञक होते हैं। पूरे 18 की, अभी तक आप ये समझते थे कि प्रथम 9 तो आपके परस्मै पद प्रत्यय हैं और अंतिम 9 आपके आत्मनेय पद प्रत्यय हैं, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है आपकी? इन सारे के सारे 18 प्रत्ययों की ही परस्मै पद संज्ञा होती है पहले तो, बाद में निषेध करके इस सूत्र का क्षेत्र सीमित करके अंतिम 9 की हम आत्मनेय पद संज्ञा अगले सूत्र से करेंगे, पर पहले ये 18 तो क्या कहलाएंगे आपके? परस्मै पद संज्ञा। तो लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि 18 प्रत्यय परस्मै पद संज्ञक होते हैं। फिर अगला सूत्र है आपका तंगाना वात्मने पदम। ये क्या कहता है? तोड़िए इसको, तंग तंग, हलंत कर दीजिए इसको। आनव द्विवचन है आपका, आत्मनेय पदम तंग यानी त आताम झ थास आथाम ध्वम इठ वहिड़ महिड़। त ले लिया और ग ले लिया तो तंग प्रत्याहार। तंग में जितने भी आपके प्रत्यय आ रहे हैं तो ये अंतिम 9 प्रत्यय आ रहे हैं आपके। शानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय की आत्मनेय पद संज्ञा होती है, यानी ये अंतिम 9 प्रत्यय शानच और कानच
जो ये 11 हो गए आपके, ये क्या कहलाते हैं? आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। अगला उदाहरण पे आइए आप, अगले सूत्र पर आइए। क्या है अगला सूत्र आपका? अनुदात गित आत्मनेपदम। तो अनुदातित और गित धातुओं से परे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। अनुदातित ऐसी धातु जिसका अंतिम स्वर अनुदात्त हो और इत संज्ञक भी हो, उसकी इत संज्ञा भी करें आप। जिसका अनुदात्त स्वर इत संज्ञक हो, ऐसी धातु से परे। और गितः ऐसी धातु ऐसी धातु जो गित हो, यानी जहाँ गकार की आपने इत संज्ञा की हो, ऐसी धातुओं से परे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? अनुदातित और गित धातुओं से परे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। ये छोटा इसमें सीमित क्षेत्र है इसका, कि ऐसी धातुएं जो जिनके अंत में अनुदात्त हो और वो इत संज्ञक भी हो, संज्ञा करके उसका लोप कर रहे हो, ऐसी धातुओं से परे। और ऐसी धातुएं जिनके अंत में ग आ रहा हो और उसका इत संज्ञा लोप हो रहा हो, ऐसी धातुओं से परे तो आत्मनेपद प्रत्यय होंगे। और अगला सूत्र क्या कहता है? शेषात कर्तरी परस्मैपदम। और शेष से, यानी इन धातुओं से बाद में, इन धातुओं के बाद में जितनी भी धातुएं बचेंगी, उन धातुओं से परे कर्तरी यानी कर्ता अर्थ में परस्मैपदम परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो पूरा अर्थ क्या लिखेंगे अपन? शेषात यानी शेष से, अर्थात आत्मनेपद के कारणों से रहित धातुओं से परे कर्तरी कर्ता अर्थ में परस्मैपदम परस्मैपद प्रत्यय होते हैं, है ना। शेषात यानी शेष से, अर्थात आत्मनेपद के कारणों से रहित। आत्मनेपद के कारण क्या थे? कि ऐसी धातु हो जिसके अंत में अनुदात्त स्वर हो और वो इत संज्ञक भी हो। दूसरी, ऐसी धातुएं जहाँ अंत में ग की, जहाँ पर आप ग की, अंत में नहीं भी जो कहीं भी, जिनकी में आप गकार की इत संज्ञा कर रहे हो, यानी गित हो जो धातुएं, ऐसी धातुओं से परे तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, यानी त आताम झ वाले सारे पूरे 9। और यदि इनसे भिन्न जो भी धातुएं होंगी उनसे परे परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे आप कर्ता अर्थ में। क्लियर है? अब जैसे अनुदात गित आत्मनेपदम था, तो इसका उदाहरण क्या था आपका? एद धातु। ए ध पूरा है, एद वृद्धो धातु होती है, वृद्धि अर्थ में आती है। अब जब आप रूप बनाते हैं तब तो ए ध हलंत लाते हैं ना, तो ध के अंत में अ है जो, ये अनुदात्त भी है और इसकी इत संज्ञा भी करते हैं, इसलिए एद धातु क्या हो गई आपकी? एद धातु से परे क्या करेंगे हम? आत्मनेपद प्रत्यय लाएंगे। और शेषात कर्तरी परस्मैपदम, आत्मनेपद के कारणों से रहित जितनी भी धातुएं हैं उन सब से परे आप क्या करेंगे? कर्ता अर्थ में परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे। जैसे भू धातु है आपकी, अध धातु है, बहुत सारी आती हैं आपकी। फिर अगला सूत्र है आपका तिंग शित सार्वधातुकम। ये सूत्र क्या कहता है? तिंग, तिंग प्रत्ययों, यानी तिंग में कहाँ आपके आ गए? तिप से लेकर महिड़ तक पूरे 18 प्रत्यय। इन 18 प्रत्ययों की और शित, जहाँ शकार की संज्ञा कर रहे हों आप, ऐसे प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। फिर अगला सूत्र कह रहा है आपका कर्तरी शप। कर्तरी यानी कर्तृवाचक, सप्तमी का एक वचन है, कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो धातु से परे आप क्या करेंगे? शप का आगम करेंगे, शप प्रत्यय होता है। कर्तृवाचक सार्वधातुक परे होने पर धातु से परे शप प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण हम इन सारे सूत्रों का, ये आत्मनेपद की धातुएं बीच में छोड़ देंगे, आत्मनेपद जो वाले जो सूत्र आ रहे हैं, बाकी इनका एक उदाहरण सिद्ध कर सकते हैं आप, जो आएगा आगे भवती। उसमें ये सारे सूत्र लगेंगे, बीच वाले 2-3 को छोड़कर। फिर अगला सूत्र आ रहा है आपका सार्वधातुकार धातुकयोः। ये सूत्र तो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ये सूत्र क्या कहता है आपका? सार्वधातुक आर्धातुकयोः, सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर, यदि धातु से परे सामने कोई सार्वधातुक प्रत्यय कौन से थे आपके? तिप तस जी आदि सारे थे। और आर्धातुक प्रत्यय जो इनसे भिन्न थे, वो यदि कोई भी प्रत्यय विद्यमान है तो आप क्या करेंगे? इगंत अंग, अर्थात ऐसी धातु, ऐसा अंग जिसके अंत में ई उ रील री में से कोई एक स्वर आ रहा है,
तो आप उसके स्थान पर यानी ई ऊ री ली के स्थान पर गुण आदेश कर देंगे। सार्वधातुक और अथवा आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग के स्थान पर गुण आदेश होता है। क्लियर है ये? अब इनका उदाहरण हम कल देखेंगे, इसका उदाहरण हम कल पढ़ेंगे। आज इन सूत्रों को आप कंठस्थ करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछिएगा, और जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसको आप करिएगा। आज के लिए इतना ही। अब कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।